हाय, माय नेम इज़ रमन। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह इस बार भी हम कुछ टेक्निकल डिस्कशन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन ऑफ टॉपिक एनफेज माइक्रो इन्वर्टर क्या होता है। एनफेज माइक्रो इन्वर्टर मार्केट में क्यों आया, क्या ज़रूरत थी ऐसी मार्केट को कि एनफेज इन्वर्टर्स को लॉन्च किया गया। एनफेज इन्वर्टर स्ट्रिंग इन्वर्टर्स से कैसे डिफरेंट है, क्या क्या एडवांस फीचर्स जो है इस माइक्रो इन्वर्टर में ऐड किए गए हैं, इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन सी नई चीज़ें इन्वॉल्व हुई जब ये माइक्रो इन्वर्टर आया, इस माइक्रो इन्वर्टर के पीछे क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से टेक्निकल फीचर्स हैं जो कि हमें अदर इन्वर्टर से डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, वो हम सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर देखेंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम माइक्रो इन्वर्टर को इनिशियल टू कैसे एग्जीक्यूट करना होता है सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो इस माइक्रो इन्वर्टर्स के क्या फीचर्स हैं सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। इसके अंदर कौन कौन सी एसेसरीज हम यूज़ करते हैं, जैसे ये माइक्रो इन्वर्टर है, मेरे हाथ में एक छोटा सा माइक्रो इन्वर्टर है। ये एक पैनल पे एक माइक्रो इन्वर्टर इंस्टॉल्ड हो जाता है और हमें पैनल लेवल पे ही डीसी टू एसी कन्वर्जन मिल जाता है। सो इसको इस पूरे सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए कुछ ऐसी सीरीज़ भी हैं, जैसे ये डीसी कनेक्टर है, क्यू केबल्स आता है, ऐसे करके और भी ऐसी सीरीज़ है जो हम फर्दर आगे वीडियो में देखेंगे। तो कौन कौन सी ऐसी सीरीज़ हमें किस तरीके से प्लान करनी होती है अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, वो हम सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। एंड वीडियो में बने रहिए अंत तक। आपको कैसे इंस्टॉलेशन करना है, कैसे मॉनिटरिंग करना है, क्या फीचर्स हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। So let's start our today's topic. What is microinverter and how it works? So basically इस पूरे टॉपिक को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। सबसे पहले पार्ट में ये देखेंगे कि माइक्रो इन्वर्टर क्या होता है, एंड सेकेंड पार्ट में ये कवर करेंगे कि माइक्रो इन्वर्टर की कौन कौन सी एसेसरीज होती हैं और उसका मॉनिटरिंग और असेंबली और साइट पे कैसे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, हर एक कंपोनेंट्स की क्या वर्किंग होती है। इस तरीके से हम इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक को शुरू करते हैं कि माइक्रो इन्वर्टर क्या होता है। सो माइक्रो इन्वर्टर इज बेसिकली सॉफ्टवेयर प्लस सेमीकंडक्टर बेस्ड इन्वर्टर है। ये इन्वर्टर टोटली सेमीकंडक्टर से बना हुआ है। सेमीकंडक्टर का ऑलरेडी एज वी ऑल नो कि फेलियर रेट बहुत कम होता है, एंड यू कैन सी कि ये जो माइक्रो इन्वर्टर है बेसिकली वन पैनल पे एक माइक्रो इन्वर्टर को हम इंस्टॉल करते हैं। इसके बहुत सारे की बेनिफिट्स हैं कि माइक्रो इन्वर्टर में जो डीसी टू एसी कन्वर्जन होता है वो पैनल लेवल पे हो जाता है। सो एडवांटेजेस की जो भी हमारे किसी भी ट्रेडिशनल इन्वर्टर की अगर मैं बात करूं तो हम क्या करते हैं कि पैनल्स को इंटरकनेक्ट करके स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग को क्या करते हैं हम इन्वर्टर्स तक लेके आते हैं। सो बेसिकली जो हमारा डीसी वायर का जो मूवमेंट होता है हमारे किसी प्रोजेक्ट के अंदर, डीसी के इटसेल्फ अपने लॉसेस होते हैं जो कि हमारे किसी भी प्लांट के जनरेशन में इम्पैक्ट डालते हैं। सो जो हमारे ट्रेडिशनल इन्वर्टर में क्या होता है कि डीसी के जो लॉसेस होते हैं वो हम अपने माइक्रो इन्वर्टर्स में कवर कर लेते हैं, क्योंकि माइक्रो इन्वर्टर में डीसी टू एसी कन्वर्जन जो है वो पैनल लेवल पे हो जाता है। चूंकि ये हमारा जो माइक्रो इन्वर्टर है दैट इज सेमीकंडक्टर बेस्ड, सो ऑलरेडी इसका फेलियर रेट काफी कम हो जाता है। नॉर्मल ट्रेडिशनल इन्वर्टर्स जो आते थे पहले वो कोई ट्रांसफार्मर बेस्ड होता था, फिर आईजीबीटी बेस्ड इन्वर्टर्स आ गए। स्टिल उसमें इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनका फेलियर रेट थोड़ा ज्यादा होता है। सो वी कैन से कि एनफेज वर्सेस नॉर्मल इन्वर्टर्स में एनफेज की जो ड्यूरेबिलिटी है या एनफेज की जो रिलायबिलिटी की अगर मैं बात करूं, वो कहीं ना कहीं अपने को दूसरे इन्वर्टर से ज्यादा मिलता है। सेकेंड पार्ट आता है कि एनफेज इन्वर्टर के साथ वी हैव दैट एनवॉय। सो एनवॉय इज बेसिकली टू वे कम्युनिकेशन डिवाइस है, जिसमें कि हम पैनल्स का डेटा और पूरे प्रोजेक्ट को मॉनिटरिंग के साथ साथ इन फ्यूचर अगर कोई भी एडिशनल फीचर अगर कंपनी देती है किसी इन्वर्टर के साथ, सो वी आर एबल टू अपडेट दैट फीचर ऑल्सो। सो एनवॉय के थ्रू हम अपने ओल्डर वर्जन को या आज से 4 साल पहले इंस्टॉल्ड किसी भी सिस्टम को हम उसको आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एज वी ऑल नो कि एनफीएस इज आल्सो गोइंग कम अप विद दिस बैटरी बैंक मैनेजमेंट सिस्टम आल्सो। सो इन फ्यूचर जैसे ही वो बैटरी का पूरा अरेंजमेंट आएगा इंडिया में, सो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एनफेस के जितने भी प्लांट्स होंगे उनमें भी वो एप्लीकेबल होगा, एंड दैट इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम वहां पे envoy दे रहे हैं। envoy is not only for the monitoring purpose, this is also to enhance the performance of system in future. If there is any updation in the system, like we can change the level of voltage, we can change there are n number of things that we can control with the help of envoy also, जो कि आपको नॉर्मली इन्वर्टर्स में नहीं मिल पाता है। एंड व्हेन वी कम टू दिस मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म, देन यस, having the unique features and having that monitoring platform, even we can monitor each and every modules also. So if we talk about normal traditional string inverter, we are not able to monitor every modules in the case of
a system if we are going to install with this traditional inverter. So these both inverters are very different from each other. आगे हम और सारे बहुत सारे चीजों को हम देखेंगे. So why where we play actually? So this is the Enphase, like where is the consumption of our micro inverter. So globally, if I talk about, then in most of the residential segments we are having a very good response of this Enphase inverter. So 90% of this residential segment we have, and small commercial market is approximately 10%. In India, if we talk about, the 80% of the installation capacity is residential market, because India is a price sensitive market also. And if we talk about the revenue part, then 70% of the revenue that we are getting is from our less than 10 kilowatt system, and the remaining 30% of the revenue we are getting from 10 to 350 kilowatt system. So यहाँ पे कुछ key benefits है जो हमारे Enphase inverters के हैं. So there are basically, we have mentioned there are n number of key benefits, but yeah, if we talk about, then there are 5 key benefits. So number one is performance, higher generation. So as compared to the others inverters, yes, definitely we are getting high performance, like high generation from our Enphase inverters, and there are n number of reasons that we will discuss further. And coming to the next point, then global quantity and reliability of our system. So Enphase inverter is reliable as compared to the others inverters also. So that also we will brief in the next 2 or 3 slides. Modularity and future proof is this system is also intelligent and software driven. As I have already told you that if there is any software update and other things, then it is done automatically, and lots of systems are also updated last 2 to 3 months. So continuously team is working on it, and we are trying to improve the system, and we are able to update the software just because of this environment. And safety is the main benefits that we are getting with our Enphase inverter. So coming to the next slide, and we will see how performance higher generation we are getting from our Enphase inverters. So in this slide, actually, as you all see, 50% string system performance at level of these panels. So here we have considered a case. So जैसे ही आप सब लोग देख रहे होंगे कि at this particular roof there is a shadow just because of tree. So tree की वजह से जब shadow आया हमारे modules के ऊपर, so what happens? This first module is generating 80% power, and the second one is generating 90% of power. Third panel is generating 50% of power. Fourth panel is generating 100% of power, and fifth panel is generating 100% of power. So in the case of Enphase inverter की अगर मैं बात करता हूँ, तो Enphase inverter, as we all know कि हम एक पैनल पे एक इन्वर्टर इंस्टॉल करते हैं. So मेरा हर एक पैनल जो है वो एक इंडिविजुअल सिस्टम की तरीके से परफॉर्म करता है. So कोई भी ऐसा साइट जहाँ पे आपके ऑब्स्ट्रक्शंस है, जहाँ पे शेडो की प्रॉब्लम है, जहाँ पे मूविंग शेडो है, या कुछ ऐसा कह सकते हैं कि जहाँ पे कुछ मॉड्यूल्स पे मॉर्निंग में शेडो आता है, कुछ मॉड्यूल्स पे इवनिंग में शेडो आता है, देन ऐसी जगहों पे Enphase लगाना इज इट इज गुड कि आप Enphase के थ्रू जाइए. बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट नॉर्मल स्ट्रिंग इन्वर्टर, सो क्या होता है कि जब भी हम किसी भी मॉड्यूल को एक स्ट्रिंग के साथ कंबाइन कर देते हैं, और उस स्ट्रिंग में अगर एक मॉड्यूल के ऊपर भी शेडो है, या एक मॉड्यूल का भी परफॉर्मेंस अगर डिग्रेडेड है, वो कुछ भी हो सकता है, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ पे आप रीजन भी देख सकते हो कि कोई भी शेडिंग का पार्ट हो सकता है, या टेम्परेचर की वजह से उस मॉड्यूल का जनरेशन कम हो सकता है, स्वाइलिंग हो सकता है, मिसमैच आल्सो कैन बी ए फैक्टर. तो मिसमैच की वजह से भी हो सकता है. मिसमैच भी अगेन बहुत सारी तरीके से होता है कि मैन्युफैक्चरिंग में अगर आपको, जैसे कोई भी पैनल मैन्युफैक्चरर होता है, तो वो क्या करता है कि जब भी वो मॉड्यूल हमें को देता है, तो उसमें क्या होता है कि वो लिख के देते हैं कि जो भी मॉड्यूल का रेटेड कैपेसिटी है, दैट वुड बी +5%. सो अगर मैं एक 300 वाट का एक पैनल अगर मैं कंसीडर करता हूँ, और +5% का कंसीडर अगर मैं करूँ, तो मेरा हो गया 15 वाट के अराउंड. 15 वाट मेरे को प्लस मिलेगा उस मॉड्यूल के साथ. तो अगर मैं कंसीडर करता हूँ कि मैंने कोई एक पैलेट किसी से मटेरियल लिया है, लेट्स से 30 मॉड्यूल्स लिए हुए हैं, उस 30 मॉड्यूल्स में क्या होगा कि हर एक मॉड्यूल का पावर वाटेज अलग अलग होगा. किसी मॉड्यूल का 300 वाट होगा, किसी का 310 वाट होगा, किसी का 305 वाट होगा. सो इन केस ऑफ दिस ट्रेडिशनल स्ट्रिंग इन्वर्टर, हम क्या होगा कि अगर उस मॉड्यूल, उस लॉट के अंदर एक भी मेरा मॉड्यूल अगर 300 वाट का है, तो मेरे जितने भी मॉड्यूल्स होंगे उस स्ट्रिंग के अंदर, वो सारे के सारे 300 वाट के तरीके से परफॉर्म करेंगे. बट इफ वी टॉक अबाउट Enphase इन्वर्टर, तो क्या होगा कि हर एक मॉड्यूल के लिए एक इन्वर्टर है,
सो अगर कोई मॉड्यूल उसमें 305 वाट का है तो दैट विल जनरेट 305 वाट पीक। अगर कोई 310 वाट का है तो वो 310 वाट जनरेट करेगा। सो ये जो मिसमैच की वजह से जो हमें ओवरऑल स्ट्रिंग इन्वर्टर्स में जो पावर का लॉस देखने को मिलता है वो हमें एनफेज इन्वर्टर्स में नहीं दिखता है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि हमारे एनफेज इन्वर्टर्स का जो परफॉर्मेंस है एज कंपेयर टू अदर्स इन्वर्टर वी आर गेटिंग हायर जनरेशन। कमिंग टू दिस नेक्स्ट पॉइंट, सो एज यू सी कि एनफेज माइक्रो इन्वर्टर्स जो है वो क्या करता है कि जनरेशन अर्ली इन द मॉर्निंग स्टार्ट हो जाता है और लेट इवनिंग तक चलता है। द रीजन बिहाइंड दिस कि अगर आप किसी स्ट्रिंग इन्वर्टर की बात करोगे तो स्ट्रिंग इन्वर्टर का एक स्टार्टिंग बैकअप वोल्टेज होता है कि जिस समय वो चालू होगा। सो अगर कोई भी स्ट्रिंग इन्वर्टर में एक्स वाई जेड कुछ भी कंसीडर करता हूँ, सो नॉर्मली जो स्ट्रिंग इन्वर्टर्स का वोल्टेज होता है वो 300 400 के नियर अबाउट उसका स्टार्टिंग वोल्टेज होता है। तो अब क्या होगा कि मॉर्निंग में जैसे ही सनलाइट आएगा तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, लेट्स से 6 बजे के बाद या 6:30 7 बजे के बाद क्या होगा कि जितने भी मॉड्यूल्स उस स्ट्रिंग में होंगे उनका वोल्टेज तब जाके वो 250 300 रीच कर पाएगा। सो अदर्स इन्वर्टर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो वो जाके 6:30 बजे या 7 बजे हमको वो वैल्यू ऑफ वोल्टेज प्रोवाइड कर पाएंगे जो कि मेरे इन्वर्टर के लिए स्टार्टिंग वोल्टेज होगा। इफ यू टॉक अबाउट एनफेज इन्वर्टर तो एनफेज इन्वर्टर का स्टार्टिंग वोल्टेज काफी कम है। एंड अगर मेरे मॉड्यूल्स के ऊपर थोड़ा सा भी लाइट आता है, लेट्स से जैसे ही सनलाइट शुरू होता है 5:30 बजे 6 बजे, डिपेंडिंग ऑन की समर से कि वेदर समर का है या विंटर का टाइम है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि मेरे इन्वर्टर्स का जो वेकअप टाइम है, अगर आप इस ग्राफ में देख रहे होगे तो 6 बजे से पहले ही मेरा एनफेज का इन्वर्टर जो है वो प्रोडक्शन उसने शुरू कर दिया। एंड इफ यू टॉक अबाउट कि शाम की अगर मैं बात करता हूँ तो शाम को लगभग 8 बजे के आसपास जाके मेरे माइक्रो इन्वर्टर्स का जनरेशन जो है बंद होता है। सो जो टाइम पीरियड है हमारा जनरेशन का, दैट इज हाई देन अवर नॉर्मल स्ट्रिंग इन्वर्टर। सो स्ट्रिंग इन्वर्टर से हमारे एनफेज इन्वर्टर्स का जो जनरेशन का टाइम पीरियड है वो ज्यादा है। ज्यादा टाइम पीरियड अगर वो मेरा इन्वर्टर जनरेट करेगा तो ऑब्वियसली ज्यादा जनरेशन हमें अपने सिस्टम से मिल पाएगा। सो वी कैन से कि यस परफॉर्मेंस ऑफ अवर एनफेज इन्वर्टर इज बेटर देन नॉर्मल स्ट्रिंग इन्वर्टर। कमिंग टू दिस नेक्स्ट पॉइंट दैट इज रिलायबिलिटी। सो रिलायबल कितना है हमारा सिस्टम, हमारा एनफेज सिस्टम कितना रिलायबल है। सो पहला पॉइंट आता है कि नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। किसी भी हमारे सिस्टम में, हमारा एंटायर सिस्टम अगर मैं बात करता हूँ कि मैंने कोई 100 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगा दिया तो 100 किलोवाट में इफ आई कंसीडर कि मैंने 300 या 350 वाट के पैनल्स लगा दिए हैं, तो आई एम कंसीडरिंग कि मैंने 300 पैनल लगा के एक 100 किलोवाट का अगर मैं स्ट्रिंग इन्वर्टर लगाता हूँ एंड वो अगर स्ट्रिंग इन्वर्टर फेल होता है देन इंटायर 100 किलोवाट के प्लांट का आउटपुट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। इफ आई टॉक अबाउट एनफेज इन्वर्टर, तो जितने भी मैं पैनल्स लगाऊंगा उतने इन्वर्टर लगाऊंगा। सो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का जो प्रॉब्लम हमको स्ट्रिंग इन्वर्टर्स में देखने को मिलता है वो हमको एनफेज के इन्वर्टर्स में देखने को नहीं मिलता है। अगर मेरा एक एनफेज इन्वर्टर अगर फेल होता है तो उस केस में क्या होगा कि केवल मेरा एक पैनल का आउटपुट वोल्टेज जीरो होगा एंड अदर्स के केस में एंटायर पूरे सिस्टम का आउटपुट जो है वो जीरो हो जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि सॉफ्टवेयर अपडेशन का, जो मैंने ऑलरेडी आपको कवर किया पॉइंट, तो सॉफ्टवेयर अपडेशन में क्या है कि इन फ्यूचर जैसे ही अब कोई अपडेशन आएगा तो ऑलरेडी हमारे इन्वर्टर्स जो है वो स्मार्ट इन्वर्टर्स हैं जो कि एनवॉय से कनेक्ट होके किसी भी अपडेशन अगर आता है कोई भी सॉफ्टवेयर में तो ऑटोमेटिक वी आर एबल टू अपडेट द सिस्टम। एनफेज खुद से सारे सिस्टम्स को अपडेट कर सकता है। इसमें कंज्यूमर एंड पे या एंड कस्टमर को किसी भी तरीके का कोई अपडेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वी आर एबल टू एक्सेस ऑल द इन्वर्टर्स, जितने भी इन्वर्टर्स हमारे लगे हुए हैं अक्रॉस इंडिया या ग्लोबली जितने भी इन्वर्टर्स लगे हुए हैं, वी आर एबल टू सी ऑल दीज इन्वर्टर्स। और कोई भी अपडेशन होता है तो वी आर एबल टू डू दैट ऑल्सो। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ तो डिजाइन फॉर रिलायबिलिटी। एक ये बहुत अच्छा सा पॉइंट है कि डिजाइन में बहुत रिलायबिलिटी मिल जाती है। मोस्टली अगर सोलर की मैं बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ फंडिंग एंड ऑल कि जिसको भी प्रोजेक्ट लगाना होता है वो 100% प्रोजेक्ट नहीं लगा पाता है। सो दे ट्राई की ब्रेक करके प्रोजेक्ट लगा लेते हैं या इस साल 10 किलोवाट लगा लेते हैं, अगले साल 5 किलोवाट ऐड ऑन कर लेंगे। सो इफ वी टॉक अबाउट कि एनफेज इन्वर्टर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो एनफेज इन्वर्टर्स में ऐसा नहीं है कि आपने अगर आज 10 किलोवाट का प्लान किया और 10 किलोवाट का एक इन्वर्टर लगा दिया, कल आपको एक्सटेंड करना है 5 किलोवाट, तो आपको 15 किलोवाट का इन्वर्टर लगाने की जरूरत नहीं है, उस 10 किलोवाट को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एनफेज के साथ जाते हैं तो आपको ओनली इन्वर्टर्स और पैनल्स ऐड करने हैं आपको एग्जिस्टिंग सिस्टम में और वो सिस्टम क्या होगा, एक्सटेंड हो जाएगा। सेकंड, उसके बाद अगर और भी चीजों में बताऊं तो इसमें मिसमैच का कोई इश्यू नहीं है। सो आप डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स को भी इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 300 वाट का कोई पैनल है तो आप उसको भी लगा सकते हैं इन फेज इन्वर्टर के साथ, 400 वाट का है तो उसको भी लगा सकते हैं। आज से 1 साल 2 साल बाद जाने के बाद
हो सकता है 500 वाट का पैनल आपको लगाना हो तो आप 500 वाट का भी पैनल लगा सकते हैं, बट इन केस ऑफ स्ट्रिंग इन्वर्टर्स यू आर नॉट एबल टू डू दिस. सो दिस इज अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ अवर एनफेज इन्वर्टर. उसके बाद आते हैं कि सिंप्लिसिटी की अगर मैं बात करूं, हमारा इन्वर्टर कितना सिंपल है. सो इवन हम एक पैनल लगा के भी हम अपने सिस्टम को चला सकते हैं. हमारा एक इन्वर्टर भी हमारे सिस्टम के साथ चल सकता है. अगर मैं स्ट्रिंग इन्वर्टर्स की बात करूं तो कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज कि जब तक आप वो स्ट्रिंग साइजिंग अचीव नहीं करते हो आपका इन्वर्टर चालू भी नहीं होगा. सो मिनिमम आपको वो स्ट्रिंग लेंथ तो लगाना ही पड़ेगा. अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे किसी इन्वर्टर का स्ट्रिंग लेंथ लेट से 800 वोल्ट या 600 वोल्ट मुझे अचीव करना है, तो मिनिमम मुझे 15-16 पैनल्स तो लगाने ही पड़ेंगे. बट हमारे एनफेज की अगर मैं बात करता हूँ तो आप एक इन्वर्टर एक पैनल लगा के भी मेरे सिस्टम को चला सकते हैं. डीसी डिजाइनिंग की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एनफेज इन्वर्टर्स में हमको सिंपली हम क्या करते हैं कि मॉड्यूल के डीसी को इन्वर्टर में दे देते हैं. तो ऐसा डीसी डिजाइनिंग की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इन केस ऑफ एनफेज. बट हाँ, अगर मैं स्ट्रिंग इन्वर्टर्स पे जाता हूँ या स्ट्रिंग इन्वर्टर्स प्लस ऑप्टिमाइजर वाला सिस्टम सोल्यूशन पे जाता हूँ, तो मुझे स्ट्रिंगिंग कैसे करनी है वो सारी चीजें मुझे देखनी पड़ेंगी. डिजाइन में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है एनफेज के, बहुत ही सिंपल है. प्ले एंड प्लग डिवाइस है. इजिली आपको डीसी इन करना है, एसी आपको आउटपुट मिल जाता है. इन केस ऑफ स्ट्रिंग इन्वर्टर एंड ऑप्टिमाइजर्स वाले इन्वर्टर, उसमें डिजाइन का जो कॉम्प्लिकेशंस है, एक पर्टिकुलर साइजिंग है कि आपको इससे नीचे नहीं लगाने हैं पैनल, इससे ज्यादा नहीं लगा सकते हो. आपको कुछ अगर लेट से आपके 10 पैनल ज्यादा पहुंच गए साइड पे, तो इफ यू आर नॉट एबल टू कि लाइक कि वो 10 पैनल से आप स्ट्रिंग बना पाओ, तो आप नहीं लगा सकते हो अगर वो स्ट्रिंग नहीं बन रही है. इस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस एनफेज के साथ नहीं है. डीसी कंपोनेंट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डीसी डीबी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मेरा सिस्टम जो है वो डायरेक्टली डीसी टू एसी कन्वर्ट हो जाएगा. कहीं पे भी डीसी वायर की रिक्वायरमेंट नहीं है. बट इफ वी टॉक अबाउट स्ट्रिंग इन्वर्टर एंड ऑप्टिमाइजर, स्ट्रिंग ऑप्टिमाइजर्स वाले इन्वर्टर, देन यस डीसी डीबी और डीसी प्रोटेक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है. And again, if come to this play and plug system, so yes, Enphase is play and plug system, but string inverters में it is little bit difficult. Modular system है, installation time is 100%. आप तुरंत इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, इजिली इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी इंस्टॉल कर सकता है. इट्स नॉट कि बहुत ज्यादा ट्रेंड बंदा चाहिए. एवरीथिंग इज लाइक, सारे के सारे इसके कंपोनेंट्स हैं. कोई भी एक्सटर्नल कनेक्शंस की रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है. आपको वो कंपोनेंट्स यूज करने हैं और आपको सिंपली उसको इंस्टॉल कर देना है. सो इट इज लाइक कि सिंप्लिसिटी, बहुत ज्यादा सिंपल सिस्टम है मेरा. प्ले एंड प्लग जैसे उसको हम बोल रहे हैं, इट इज सेम लाइक. आगे की स्लाइड्स में आपको दिख भी जाएगा कि कितना इजी है इसको लगाना और चलाना. एंड सिंप्लिसिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो सेम. फ्यूचर रूफ इज लाइक कि आपको, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि हम अगर 300 वाट के पैनल्स है तो भी लगा सकते हैं, 400 वाट के हैं तो भी लगा सकते हैं. तो इफ यू सी कि यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का पैनल है वो 60 सेल का 320 वाट का पैनल है, तो वो भी मेरे IQ6 इन्वर्टर के साथ अटैच्ड है. उसके बाद अगर मैं बात करूँ 340 वाट का पैनल है तो भी वो सेम स्ट्रिंग में लगा रखा है. 380 वाट का है तो भी लगा हुआ है, एंड 400 वाट का है तो भी लगा हुआ है. सो बिकॉज ऑफ की कोई मिसमैच का कोई इशू नहीं है हमारे इन्वर्टर के साथ. तो आप कोई भी इन्वर्टर, कोई भी पैनल आराम से एक ही स्ट्रिंग में लगा सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं. एज सच कोई बहुत ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है. कोई इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं है कि आपको वो मॉड्यूल, सेम मॉड्यूल साइजिंग लाना है, सेम बैच का लाना है, और पॉली है तो पॉली ही लगाना है, मोनो है तो मोनो ही लगाना है, या कोई स्पेसिफिक कंपनी का है तो वही ढूंढ के लाना है. इस तरीके की कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हमारे एनफेज माइक्रो इन्वर्टर के साथ नहीं है. This is the main, main feature I can say कि DC versus AC. So DC as we all know कि बहुत ज़्यादा dangerous होता है DC, जो भी हमारा वोल्टेज और जनरेट होता है सोलर से. सो नॉर्मली आज के टाइम में अगर मैं बात करूँ तो ये सोलर के स्ट्रिंग इन्वर्टर्स 1000 वोल्ट से 1500 वोल्ट तक शिफ्ट हो गए. सो उतना 1500 वोल्ट किसी की छत पे इंस्टॉल करना इज वेरी वेरी डेंजरस. कि कोई भी वायर कट जाता है तो डायरेक्टली किसी को भी शॉक लग सकता है, और 1500 वोल्ट का शॉक इज लाइक कि जान भी जा सकती है किसी की. एनफेज इन्वर्टर्स का मेन जो प्रिंसिपल है वर्किंग का वो यही है कि हम लोगों को डीसी रिड्यूस करना है, डीसी के वोल्टेज कम से कम रखने हैं, सो दैट कि किसी तरीके का कोई मिस हैपनिंग अगर साइड पे होता है तो किसी की जान को ना आ जाए, जान पे ना बन जाए. इस वजह से हमने क्या किया कि एनफेज ने क्या किया कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया है वोल्टेज. कभी भी वोल्टेज जो है वो 60 वोल्ट से ऊपर नहीं जाता है. और 60 वोल्ट इज लाइक की वेरी नॉर्मल है. अगर आप छू भी लेते हो उसका पॉजिटिव निगेटिव, तो इट्स नॉट कि आपकी कोई कोई ऐसे कोई खतरा है. एंड मोस्ट ऑफ द केसेस जहाँ पे भी फायर के चांसेस होते हैं वहाँ पे कभी भी रिकमेंड नहीं करना चाहिए स्ट्रिंग इन्वर्टर्स को. ऑलवेज लाइक कि आपको हमेशा ही एनफेज टाइप का सिस्टम या कुछ ऐसा सिस्टम जिसमें डीसी का वोल्टेज बहुत कम रहता हो या सेफ जोन में होता हो, वो सिस्टम रिकमेंड करना चाहिए.
सो एनफेज में ये इसका मेन एडवांटेज है कि डीसी वोल्टेज कभी भी 60 वोल्ट से ऊपर नहीं जाता है और फायर के चांसेस बहुत कम होते हैं। किसी तरीके का कोई मिस हैपनिंग होगा तो मेरा इन्वर्टर या पूरा प्लांट जो है वो शट डाउन हो जाएगा, रैपिड शट डाउन भी हो जाता है। सो दिस इज लाइक सेफ्टी फीचर्स ऑफ अवर एनफेज इन्वर्टर। एंड ये आता है कि हमारा डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी और वाई माइक्रो इन्वर्टर इज लाइक, ऑलरेडी मैंने कुछ पॉइंट्स तो पहले की स्लाइड्स में भी कवर कर लिया है। तो इफ वी टॉक अबाउट दिस डिजाइन पार्ट, देन फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे पास, कोई स्ट्रिंग का कोई कंपल्सन नहीं है, मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और प्ले एंड प्लग लगा सकते हैं सिस्टम को। प्रोडक्टिविटी इज लाइक 8 to 10% मेरा जनरेशन बढ़ जाता है नॉर्मल स्ट्रिंग इन्वर्टर से। एंड क्यों बढ़ता है वो मैंने पहले ही बता दिया कि मिसमैच लॉसेस नहीं होते हैं, शैडो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। शैडो आता भी है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक पैनल को ही इम्पैक्ट डालता है वो, जिस पे भी शैडो आएगा उसी के जनरेशन को ड्रॉप करेगा। सो पॉजिटिव टॉलरेंस की वजह से भी हमें 8 से 10% ज़्यादा जनरेशन मिल जाता है। शैडो का पार्ट है या सॉइलिंग का पार्ट है तो भी हमें जनरेशन ज़्यादा मिलता है। सो इन सब फैक्टर्स की वजह से क्या होता है कि 8 से 10% नॉर्मली हमको स्ट्रिंग इन्वर्टर से ज़्यादा जनरेशन मिल ही जाता है। एंड ड्यूरेबिलिटी की बात करूँ तो IP67 हमारा ये इन्वर्टर है, IP67। अभी तक आई थिंक नो इन्वर्टर इज IP67 एक्चुअली। तो इन्वर्टर्स में ऐसा आप आउटडोर भी लगाते हो तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। एंड सेफ्टी की बात करो तो सेफ्टी जो है, सेफ्टी ही इसका की बेनिफिट है। तो सेफ्टी है ही हमारे इन्वर्टर्स में। एंड एसी सिस्टम है, लो वोल्टेज ऑफ डीसी पे हम इसको ऑपरेट करते हैं। और यही चीज़ अगर मैं स्ट्रिंग इन्वर्टर्स के साथ काम बात करूँ तो 600 से 1000 वोल्ट हमारे इन्वर्टर्स में होता है। एंड इन्वर्टर स्ट्रिंग इन्वर्टर्स और उनमें क्या होता है कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, अगर एक बार इन्वर्टर फेल हुआ तो इंटायर प्लांट का जो आउटपुट है वो जीरो हो जाता है। स्ट्रिंग की बात करूँ तो स्ट्रिंग हमें बनाना पड़ता है इन्वर्टर्स के अकॉर्डिंग। एंड कॉम्प्लिकेशंस है किसी साइड पे, लेट से कि अगर 18 मॉड्यूल्स का स्ट्रिंग ही लगना है और 18 पैनल्स नहीं है तो आप वो स्ट्रिंग नहीं लगा सकते हो। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आपको एनफेज इन्वर्टर्स में नहीं मिलता। नाउ कमिंग टू दिस नेक्स्ट पार्ट की एनफेज माइक्रो इन्वर्टर्स में कौन कौन सी ऐसी सीरीज होती हैं और इसका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। सो ये हमारा सेकेंड पार्ट है आज का डिस्कशन का। तो पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है कि एनफेज माइक्रो इन्वर्टर्स का की बेनिफिट फीचर्स क्या है। नाउ दिस इज अवर सेकेंड पार्ट की माइक्रो इन्वर्टर्स के कौन कौन सी एसेसरीज होती हैं और इनको कैसे इंस्टॉल किया जाता है। सो सबसे पहले आता है कि माइक्रो इन्वर्टर्स में क्यू केबल नाम का एसेसरीज है। सो क्यू केबल कुछ इस तरीके से दिखता है। सो क्यू केबल में क्या होता है कि सबसे पहले थोड़ा सा माइक्रो इन्वर्टर का मैं आपको दिखाता हूँ कि माइक्रो इन्वर्टर में क्या होता है कि एसी आउटपुट होता है और डीसी इनपुट होता है। सो डीसी आपको सिंपली पैनल्स का इन करना होता है और आपको एसी आउटपुट मिल जाता है। सो ये चीजें क्या है कि एसी आउटपुट क्या होता है कि जैसे मुझे मल्टीपल इन्वर्टर्स को कनेक्ट करना है एक स्ट्रिंग के अंदर, तो हम क्या करेंगे, एसी क्यू केबल जो है ना इस तरीके से चैन में आता है। अगर आप बाई करेंगे तो आपको ये चैन के फॉर्म में देखने को मिलेगा। इसमें मल्टीपल इन्वर्टर्स को आप कनेक्ट कर दोगे तो आपस में वो सारे के सारे इन्वर्टर्स क्या होंगे, वो पैरेलली कनेक्टेड हो जाएंगे। सो इन्वर्टर में क्या होता है कि दो पार्ट होते हैं, एक डीसी का पार्ट होता है, एक एसी का पार्ट होता है। डीसी आपको पैनल से लगाना पड़ता है और एसी आपको आउटपुट मिल जाता है जैसे ही आप उसको ग्रिड से कनेक्ट करते हो। सो ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये दिस इज कॉल्ड डीसी कनेक्टर। डीसी कनेक्टर क्या करता है कि ये हम अपने इन्वर्टर्स में प्लग इन कर देते हैं और यहाँ पे MC4 कनेक्टर जो दिख रहा है, यहाँ पे मॉड्यूल्स का प्लस और माइनस आके हमारे डीसी कनेक्टर में कनेक्ट हो जाता है। सो ये जो पार्ट है, आप ये जो नीचे वाला एक SLD देखोगे छोटा सा, इसमें आपको दो पॉइंट दिख रहे हैं, दिस इज अवर डीसी वाला पार्ट। यहाँ पे हमको क्या करना होता है, मॉड्यूल का प्लस और माइनस कनेक्ट कर देना होता है और यहाँ से हमको क्या मिलता है, एसी का आउटपुट मिल जाता है। अब एसी का आउटपुट क्या होगा कि हमको एक इन्वर्टर को दूसरे इन्वर्टर से कनेक्ट करना है। तो दिस इज कॉल्ड अवर क्यू केबल, इसको क्यू केबल बोलते हैं। और ये जो चैन देख रहे हो आप, ये ऑलरेडी एक दूसरे से कनेक्टेड है। सेम चीज यहाँ पे हो रहा है, ये कनेक्टेड है। आपको सिंपल ये जो इसका जो प्लग है उसको हमको इन्वर्टर में इंसर्ट करना है और जो भी मेरे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रिंगिंग बन के आएगा उसको हमें आपस में इंटरकनेक्ट करके एक स्ट्रिंग बना लेनी है। सो दिस इज अवर क्यू केबल। तो सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो क्यू केबल क्या होता है, क्यू केबल को हम इन्वर्टर्स में कनेक्ट करते हैं। इन्वर्टर का एक इन्वर्टर का एसी पार्ट जो है वो दूसरे इन्वर्टर के एसी पार्ट के साथ पैरेलली कनेक्ट करने के लिए क्यू केबल की हमें रिक्वायरमेंट होती है। सो क्यू केबल की हेल्प से हम वन इन्वर्टर को अनदर इन्वर्टर के साथ क्लब कर लेते हैं। कमिंग टू दिस नेक्स्ट स्लाइड, तो इसमें क्या होता है कि एक जो टूल है दैट इज कॉल्ड डिस्कनेक्टर टूल। सो डिस्कनेक्टर टूल की क्या रिक्वायरमेंट थी, सो इसमें अगर आप देखोगे तो जितने भी मेरे कनेक्टर्स हैं, ये आइदर वो डीसी का कनेक्टर हो या क्यू केबल हो,
इनको डिस्कनेक्ट करने के लिए आप नॉर्मली कोई भी इसको इजीली डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता है। ये स्पेसिफिक ये टूल इसके लिए बनाया गया है ताकि इसको जो भी ट्रेंड बंदा हो, जो भी ट्रेंड हो उस पर्टिकुलर साइट पे, वो जाके ही इसको यूज करके उसको खोल पाए प्रॉपर सेफ्टी और अदर प्रिकॉशंस को लेते हुए। सो ये डिस्कनेक्टिंग टूल बेसिकली डीसी और एसी को इन्वर्टर से डिस्कनेक्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सो इसमें क्या है कि दिस इज कॉल्ड अवर टर्मिनेटर कैप। तो टर्मिनेटर कैप क्या होता है कि कोई भी केबल का क्या होता है कि अगर आप उसको, किसी भी केबल के दो सिरे होते हैं, सिंपल अगर ऐसे बात करूं, सो सेम लाइक कि क्यू केबल के भी दो सिरे होंगे अगर आप उसको कनेक्ट करोगे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो इन्वर्टर्स है आपस में जो इंटरकनेक्ट होते जा रहे हैं, तो इसके दो पॉइंट्स अपने को मिलते हैं। एक पॉइंट मुझे स्टार्टिंग में मिलेगा और एक पॉइंट मिलेगा जाके आखिरी में। सो हम क्या करेंगे कि हमको जो ये केबल है वो किसी एक पॉइंट से हम ले जाएंगे अपने आगे फर्दर एलटी पैनल में या डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में। तो एक साइड को क्या होगा, वो ओपन रह जाएगा। अब क्या होगा कि उस वायर में फेस भी है और न्यूट्रल भी है। अगर मैं इसको ओपन छोड़ दूंगा तो क्या होगा, अगर ये किसी स्ट्रक्चर के कांटेक्ट में आ गया या किसी ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में आ गया तो क्या हो जाएगा, उसको एसी करंट का लगने का खतरा है। तो हम क्या करते हैं, उस लास्ट वाले पॉइंट को सील करने के लिए हम एसी टर्मिनेटर कैप की रिक्वायरमेंट होती है। इस एसी टर्मिनेटर कैप को लगा के उस पॉइंट को सील कर देते हैं ताकि फ्यूचर में शॉक लगने का जो रिस्क होता है वो हम उसका अपने सिस्टम से एलिमिनेट कर देते हैं। तो इस वजह से हम टर्मिनेटर कैप को यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, मेल फीमेल कनेक्टर क्या होता है। सो मेल फीमेल कनेक्टर की रिक्वायरमेंट हमको पड़ती है सेकेंड वाले पार्ट पे। जैसे पहले पार्ट पे क्या किया कि हमने इसमें टर्मिनेटर लगा के इसको सील कर दिया। लास्ट वाले पार्ट पे क्या होगा कि अब इस केबल को मुझे फर्दर आगे अपने एलटी पैनल पे लेके जाना है। अब इस केबल को जो रॉ केबल होगा, दूसरा केबल जो हमको आगे एक्सटेंड करने वाला जो केबल है, उन दोनों केबल को ज्वाइंट करने के लिए मुझे इस मेल और फीमेल कनेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। इस मेल फीमेल कनेक्टर को लगा के हम क्या करते हैं कि जो एक्सटेंशन केबल है उसको हम ऐड कर लेते हैं, उसको हम जोड़ लेते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कॉस्टिंग बचाने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे MC4 कनेक्टर भी यूज कर लेते हैं। बट आई विल सजेस्ट कि अगर एनफेज पे कुछ स्पेसिफिक टूल डिजाइन किया है तो डेफिनेटली कोई उसका पर्पस होगा। सो ऑलवेज गो विद दिस मेल एंड फीमेल कनेक्टर। कमिंग टू दिस नेक्स्ट स्लाइड। सो उसके बाद क्या आता है कि इसमें तीन चीजें हैं। पहली चीज है कि एनवॉय, जो मैंने ऑलरेडी बताया कि एनवॉय क्या है, मॉनिटरिंग एंड टू वे कम्युनिकेशन है। मॉनिटरिंग तो करेगा ही हमारे प्रोजेक्ट को, उसके बाद अगर किसी तरह का कोई सिस्टम अपडेशन आता है, वारंटी के लिए भी आपको एनवॉय बहुत जरूरी है। क्योंकि एनफेज सेज कि अगर आप किसी भी सिस्टम में एनवॉय नहीं लगाते हो तो उस पर्टिकुलर सिस्टम में जितने भी हमारे माइक्रो इन्वर्टर्स लगे होंगे उसकी कोई वारंटी नहीं है। क्यों बोलते हैं ऐसा, उसके पीछे रीजन है कि माइक्रो इन्वर्टर को जब आप एनवॉय के साथ कनेक्ट करते हो तो उस माइक्रो इन्वर्टर का स्पेसिफिक लाइक कि कौन सा सीरियल नंबर का इन्वर्टर मेरा कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, ये इन्फॉर्मेशन एनफेज को होता है। किस दिन इंस्टॉल्ड है ये भी इन्फॉर्मेशन एनफेज को होता है। अगर उस इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम आती है तो एनफेज वुड बी एबल टू नो कि हाँ ये मेरा एग्जैक्टली ये मेरा पर्टिकुलर लाइक इन्वर्टर इस साइट पे इंस्टॉल्ड है। जब तक एनफेज को ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, एनफेज आपको किसी भी तरीके से गारंटी नहीं दे सकता है प्रोडक्ट की। इसीलिए एनफेज सेज कि आप कोई भी सिस्टम इंस्टॉल करते हो आपको एनवॉय लगाना ही लगाना है। एंड इफ यू डोंट वांट टू इंस्टॉल दिस एनवॉय देन देयर इज नो प्रॉब्लम, बट वारंटी यू आर नॉट एबल टू गेट दैट वारंटी। सो दिस इज अवर एनवॉय। एंड उसके बाद आता है कि एक थ्री फेज कपलर। सो जब भी हम थ्री फेज सिस्टम लगाते हैं हमें थ्री फेज कपलर लगाना ही होता है। सो मार्केट में एक चीज है जो लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करती है, एंड दैट कंफ्यूजिंग पार्ट इज कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि थ्री फेज कपलर लगाने से मेरा सिंगल फेज का इन्वर्टर जो है वो थ्री फेज में कन्वर्ट हो जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो दिस इज थ्री फेज कपलर इज बेसिकली कि हमारा जो एनवॉय होता है वो क्या करता है, केवल एक ही फेज से कम्युनिकेशन कर सकता है। सो अगर मैं एक थ्री फेज सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, मैंने अगर तीनों फेज में अपने इन्वर्टर्स को कनेक्ट किया हुआ है, तो मेरा अगर मैं अपने एनवॉय के साथ अगर थ्री फेज कपलर नहीं लगाता हूँ तो मेरे इन्वॉय को केवल एक फेज से जो भी इन्वर्टर हमारे कनेक्टेड होंगे उसी का इन्फॉर्मेशन मेरा इन फेज का एनवॉय दे सकता है। बाकी रिमेनिंग जो दो फेज होंगे उनका कोई भी लाइक जनरेशन का डेटा हमारा एनवॉय नहीं दे सकता है। दैट इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ कि जब हम एक थ्री फेज कपलर लगा देते हैं। थ्री फेज कपलर से क्या होता है कि जो रिमेनिंग दो हमारे स्ट्रिंग का कह लो या फिर आप कह सकते हो कि दो जो लाइंस जो रिमेनिंग लाइंस हैं, एक स्ट्रिंग का या एक लाइन का तो हमारे एनवॉय ने बता दिया क्योंकि सिंगल लाइन कम्युनिकेशन है, एक लाइन से उसने कम्युनिकेट करके वो डेटा हमें बता दिया। रिमेनिंग दो लाइन का डेटा, लाइन 1 लाइन 2 का डेटा अगर मुझे देखना है तो वो मुझे थ्री फेज कपलर लगाना पड़ेगा। थ्री फेज कपलर क्या करता है कि वो रिमेनिंग जो दो लाइंस हैं जो कि एनवॉय नहीं ले सकता है
उसका डेटा लेके इनवॉय को देता है। देन फिर इनवॉय हमारा क्या करता है कि तीनों फेजेस में R/V, तीनों फेजेस में कितने इन्वर्टर्स लगे हुए हैं, क्या जनरेशन है पैनल का, वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मेरे इनवॉय को देके इनवॉय हमारा जो है वो क्लाउड पे स्टोर कर देता है, जहां से हम एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस थ्री फेज कपलर इज नॉट लाइक कि आपको कोई इन्वर्टर थ्री फेज में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको तीनों फेज के डेटा देखना है, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उस वजह से आपको ये थ्री फेज कपलर लगाना होता है। एंड कमिंग टू दिस नेक्स्ट पार्ट की आता है उसके बाद एक सीटी। सो दिस इज सीटी, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन सीटी। सो प्रोडक्शन और कंजम्पशन सीटी ऐसा कोई अलग अलग सीटी नहीं होता है, एक ही सीटी होता है। एंड उसको दो नाम दिया गया है कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन। सो अपने सिस्टम में हम दो जगह पे सीटी लगा सकते हैं। प्रोडक्शन वाले एरिया यानी कि सोलर के पार्ट की तरफ अगर हम लगाते हैं तो हम प्रोडक्शन का पूरा डेटा हम देख सकते हैं कि प्रोडक्शन हमारा क्या हो रहा है, मेरे हर एक फेज में, मेरे इन्वर्टर से हर एक R/V में कितना मेरा प्रोड्यूस हुआ सोलर से। एंड अगर हम कंजम्पशन की साइड लगाते हैं तो किसी इंडस्ट्री में या किसी घर में जहाँ पे भी हमने सोलर लगाया है, उस घर में मेरे को R फेज, Y फेज, B फेज से कितना क्या जनरेशन मिला है, वो डेटा हम देख सकते हैं। सो दिस इज यूज्ड फॉर रीडिंग ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। और एक बहुत अच्छा बेनिफिट है जो कि दूसरे इन्वर्टर्स में नहीं मिलता है, दैट इज जीरो एक्सपोर्ट। कि अगर आप एनफेज का एनवॉय लगाते हो तो एज सच आपको अगर किसी पे भी सिस्टम पे जीरो एक्सपोर्ट करना है तो एडिशनल किसी डिवाइस की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंजम्पशन सीटी की हेल्प से यू वुड बी एबल टू यूज दिस इंटायर सिस्टम एज ए जीरो एक्सपोर्ट ऑल्सो। तो जीरो एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, कोई भी अलग से एडिशनल डिवाइस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद आते हैं कि एसएलडी कैसे, हम एसएलडी सिंगल फेज का फिर थ्री फेज का एसएलडी देखेंगे। सो ये हमारा एन फेज कैसे हम लगा सकते हैं वो पूरा डायग्राम है, तो इसको समझाता हूँ। तो सिंगल फेज में क्या है कि आपको एक ही स्ट्रिंग बनानी है। सो इसमें क्या किया कि जैसे मैं कंसीडर करता हूँ कि किसी एक प्रोजेक्ट पे मैंने 12 पैनल्स मुझे लगाने थे, तो मैंने क्या किया कि 12 पैनल लगा दिया, उसके नीचे मेरे 12 इन्वर्टर्स लगा दिए। अब क्या होगा, इस इन्वर्टर्स को इंटरकनेक्ट करने के लिए जो ऑलरेडी मैंने बताया क्यू केबल से हम क्या करेंगे, इन सबको इंटरकनेक्ट कर देंगे। और इसमें फिर क्या होगा कि दो पॉइंट्स मिलेंगे मुझे, एक पॉइंट को मुझे क्या करना है, सील करना है, जहां पे मैंने क्यू टर्मिनेटर लगा के उसको सील कर दिया है। एंड लास्ट वाला पॉइंट जो होगा, यहाँ पे हम मेल फीमेल कलेक्टर लगा देंगे, या हम जंक्शन बॉक्स लगा के मेल मतलब इसका फेज और न्यूट्रल को एक आइसोलेटर पे डाल देंगे। आइसोलेटर लगाने का पर्पज ये है कि जैसे कई बार क्या होता है कि हमारा जो सोलर इंस्टॉलेशन होता है वो रूफ में इंस्टॉल हो गया। अब रूफ पे इंस्टॉल होने के बाद एक छोटा सा आइसोलेटर दे देंगे कि इमरजेंसी में अगर मुझे कभी भी मेरे सोलर प्लांट को बंद करना है तो मैं ग्रिड वहां से इजिली बंद कर लूं। एंड दिस एसीडीवी क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में एसीडीवी बिल्डिंग के अंदर लगाते हैं या एलटी पैनल के पास लगाते हैं। तो इस एलटी पैनल के पास हम एक पूरा एसीडीवी बनाएंगे। एसीडीवी में क्या होता है कि हमारा एनवॉय भी होता है, जो क्या करता है, एनवॉय क्या करेगा, मॉनिटर करेगा पूरे सिस्टम को। एनवॉय के लिए हमें हमेशा एक 2 पोल की एमसीबी, सिंगल फेज है तो 2 पोल की एमसीबी लगानी होगी, थ्री फेज सिस्टम होगा तो 4 पोल की एमसीबी एक हमें एनवॉय के लिए देनी होती है। एक हमारे मेन सिस्टम के लिए होता है, जितने किलोवाट का भी सिस्टम होगा उसके अकॉर्डिंग हम एमसीबी का रेटिंग डिसाइड करके हम एक सोलर के लिए एमसीबी डिसाइड कर देंगे। और एक सिंगल फेज का हम एसपीडी, टाइप 2 एसपीडी हम लगा देंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे कि हमने यहाँ पे थ्री फेज कपलर नहीं लगाया, क्योंकि मेरा इनवॉय, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इनवॉय क्या करता है, एक फेज से कम्युनिकेशन कर सकता है। तो यहाँ पे मुझे रिमेनिंग दो फेज है ही नहीं, क्योंकि ये मेरा सिंगल फेज का सिस्टम है। तो मुझे यहाँ पे थ्री फेज कपलर लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया एनवॉय को, रेफरेंस दे दिया पावर लाइन से। और ये जो एनवॉय है वो पावर लाइन कम्युनिकेशन करता है। तो जिस लाइन से मुझे जनरेशन मेरा आ रहा है सोलर का, उस लाइन से लूपिंग करके हमने एनवॉय को दे दिया। उस लाइन का जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो एनवॉय कलेक्ट करके हमारे मॉनिटरिंग पोर्टल पे दे देगा। उसके बाद यहाँ से जब मेरे सोलर के एसीडीबी से आउटपुट जाके लोड पैनल में चला जाता है, लोड पैनल में जो भी हमारा कंज्यूम हो गया, उसके बाद मीटर की रीडिंग, जो ये बाई डायरेक्शनल मीटर कह लो या एनर्जी मीटर कह लो, यहाँ पे मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट और सारी चीजें मुझे पता चल सकती है। इसके बाद आती है बात कि सीटी। सीटी किस तरीके से होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि दो तरीके की सीटी होती है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन। सीटी एक ही होती है, लगाने का तरीका अलग है, कहने का तरीका अलग है। सो प्रोडक्शन सीटी हम हमेशा सोलर की तरफ लगाते हैं। तो ये मेरा क्या है, सोलर है, सोलर से जो भी जनरेट होगा वो इसी वायर पे आएगा। तो इस वायर पे हम इसको लगा के इन्वॉय में कनेक्ट कर देंगे। इन्वॉय में कैसे कनेक्ट करेंगे वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। बट ये कि हमने जो प्रोडक्शन सीटी है वो यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। इस प्रोडक्शन सीटी का वायरिंग जो होता है वो इन्वॉय में होता है। इन्वॉय क्या करता है कि उस सीटी का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमें हमारे पोर्टल पे दिखा देता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे उस पर्टिकुलर सोलर से कितना प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद आते हैं कि कंजम्पशन सीटी क्या है। सो कंजम्पशन सीटी आप लास्ट में अगर देखोगे तो कितना हमने कंज्यूम किया,
तो ये क्या आएगा कि मीटर से जितना हमारा रीडिंग आ रहा है ना उसकी वैल्यू हमको बताता रहेगा। तो ये क्या बताएगा कि मैंने कितना कंज्यूम किया। तो ये वाला अगेन इस सिटी का भी हमारा कनेक्शन इन्वॉय में होता है, कैसे होता है वो मैं बता दूंगा अभी आगे वाली स्लाइड में। तो ये कंजम्पशन का भी डेटा हमारा क्या करता है, इन्वॉय जो है वो रीडिंग सारा रिकॉर्ड करके हमको क्लाउड बेस पे दिखा देता है। तो हमको प्रोडक्शन का डेटा भी दिखता है, कंजम्पशन का भी दिखता है, और पावर लाइन कम्युनिकेशन से हमारे जितने भी इस वायर के थ्रू हमारे जितने भी माइक्रो इन्वर्टर्स कनेक्टेड होंगे उनका डेटा भी दिखाता है। तो ये सारा का सारा डेटा हम अपने पोर्टल पे देख सकते हैं। नाउ सेम सिस्टम आता है, अब ये 3 फेज का सिस्टम है। 3 फेज के सिस्टम और सिंगल फेज के सिस्टम में ऐसा कोई बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, लगाने का मेथड सिंपल वही है। बट हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे पैनल्स हमको लगाने होते हैं उनको 3 पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं, क्योंकि हमें 3 फेज सिस्टम बनाना है। तो सिंपल उसमें क्या था कि मैंने कंसीडर किया था 12 पैनल का एक सिस्टम। इसमें मैंने कंसीडर कर लिया कि मेरे पास 36 पैनल का कोई एक सिस्टम है। तो मैं क्या करूंगा, 36 को 3 से डिवाइड कर लूंगा। तो मेरा क्या आएगा कि 12-12 पैनल का स्ट्रिंग आ गया। मे भी हो सकता है किसी का 40 पैनल हो, किसी का लेट्स से कि इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा हो, तो उसमें कोई ऐसा चैलेंज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी तरीके का कोई मिसमैच नहीं है। सारा का सारा सिस्टम पैरेलली कनेक्टेड है। तो ये कोई टेंशन की बात नहीं है कि अगर आप एक स्ट्रिंग 12 का बनाते हो, एक 13 का बनाते हो, एक 14 का बनाते हो, तो इसमें ऐसा कोई आपका नुकसान हो रहा है। कोई ऐसा नुकसान नहीं है। तो सिंपली हमने क्या किया कि 3 फेज सिस्टम को जितने भी पैनल्स थे उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, और 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद एक को मैंने आर फेज असाइन कर दिया, एक को वाई कर दिया, एक को बी कर दिया। और तीनों स्ट्रिंग से क्या हो रहा था, मेरा फेज निकल रहा था, न्यूट्रल निकल रहा था। उस तीनों न्यूट्रल को अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो मैंने क्या कर दिया, कॉमन करके एक न्यूट्रल निकाल दिया। अब हमने क्या किया कि तीनों स्ट्रिंग के बाद हमने एक 4 पोल का आइसोलेटर लगा दिया। इस 4 पोल पे के आइसोलेटर पे आर आ गया, वाई आ गया, बी आ गया, तीनों स्ट्रिंग से आर वाई बी आ गए, और न्यूट्रल कॉमन करके न्यूट्रल को दे दिया। और यहाँ से एक 4 पोल का एक मैंने केबल निकाल लिया, 4 पोल का 4 कोर, सॉरी 4 कोर का एक केबल निकाल लिया, आर बाई बी और न्यूट्रल। सेम इसको फिर हमने एक एसीडीबी में कनेक्ट कर दिया। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा जो एनवाय होता है वो एक लाइन से कम्युनिकेशन कर सकता है, ओनली सिंगल। अब यहाँ पे क्या होगा कि मेरे को तीनों फेज की इंफॉर्मेशन चाहिए, इसलिए मुझे यहाँ पे एक फेज कपलर लगाना पड़ेगा, जो रिमेनिंग 2 फेजेस का इंफॉर्मेशन लेके मेरे कपलर को देगा, मेरे एनवाय को देगा। तो ये काम कौन करेगा, कपलर करेगा। सो ये मेरा 3 फेज का सिस्टम है, इसलिए मुझे 3 फेज कपलर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। सेकंड, मैंने आपको बताया कि 2 एमसीबी लगता है, एक सोलर के लिए लगता है और एक हमारा एनवॉय के लिए लगता है। तो सेम एक 4 पोल का एमसीबी 25 एम्पियर का आप अपने एनवॉय को दे सकते हैं रेफरेंस वोल्टेज देने के लिए। और ये रेफरेंस क्यों देते हैं, क्योंकि मेरा पावर लाइन कम्युनिकेशन है। तो सेम जो तीनों फेज का इंफॉर्मेशन होगा वो यहाँ से वो कलेक्ट करके मेरे एनवॉय को दे देगा। 4 पोल का एक एमसीबी, ये दिस इज अवर सोलर एमसीबी। सोलर एमसीबी का रेटिंग मेरे सोलर के उस पर डिपेंड करेगा कितने स्ट्रिंग बनाए हुए हैं, क्या करंट रेटिंग है। सो इसका करंट रेटिंग हमेशा हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद हमने एक एसपीडी यूज किया हुआ है। सो एसी एसपीडी है टाइप 2 280 वोल्ट्स का। 280 वोल्ट से रिकमेंडेड है एनफेज की तरफ से। सो ऑलवेज जब भी आप एनफेज लगाओ तो 280 वोल्ट्स का ही एसपीडी लगाओ। सेम हमने यहाँ पे प्रोडक्शन और कंजम्पशन सीडी का, जैसे मैंने पहले बताया, ये सारा का सारा डेटा, प्रोडक्शन का डेटा भी और कंजम्पशन का डेटा भी मेरे इन्वॉय के पास जाता है वायरिंग के थ्रू। और मेरा इन्वॉय क्या करता है कि पूरा का पूरा डेटा उठा के हमको इनलाइटन ऐप पे एक एक मॉड्यूल का डेटा, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक एक पैनल पे एनालिसिस, वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, सारा का सारा डेटा, बहुत सारी प्रिसाइज्ड वैल्यू हम देख सकते हैं। बहुत शॉर्ट इंटरवल पे भी देखा जा सकता है इसको। सो ये था कि हमारा सिंगल फेज और 3 फेज में कैसे इंस्टॉलेशन होता है। आगे हम देखते हैं कि सीटी कैसे लगाते हैं अपने एनवॉय में। सो ये देखिए, ये है जो मैं आपको बोल रहा था कि सीटी, प्रोडक्शन सीटी और कंजम्पशन सीटी का कनेक्शन किसमें होता है, एनवॉय में। सो ये मेरा एक एनवॉय है। एनवॉय आइदर सिंगल फेज का सिस्टम हो या 3 फेज का सिस्टम हो, एनवॉय मेरा सेम होता है। ऐसा नहीं है कि कोई सिंगल फेज के लिए अलग एनवॉय आता है, 3 फेज के लिए अलग एनवॉय आता है। एनवॉय एक ही होता है, ऑप्शन सारे होते हैं, आपको जिस तरीके से यूज करना है वैसे आप यूज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कनेक्शन है न्यूट्रल आर वाई बी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब मुझे सिंगल फेज का सिस्टम लगाना होगा तो मुझे क्या करना होगा, अपना फेज जो है वो बी टर्मिनल पे देना है और न्यूट्रल पे देना है। क्योंकि मेरा जो इन्वॉय है वो यहाँ पे बी टर्मिनल का डेटा जो है, अगर जो भी रहेगा इस पे, जितने भी इन्वर्टर बी टर्मिनल पे लगे होंगे उन सबका इन्फॉर्मेशन मेरे इन्वॉय को होगा। अगेन जब बात आती है कि सीटी कैसे कनेक्ट करना है, तो अगर आप इसको देखोगे, सॉरी, अगर आप इसको देखोगे तो सीटी क्या है कि यहाँ पे 2 पार्ट में स्प्लिट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 6 पॉइंट है बेसिकली, 1 2 3 4 5 6। 6 पॉइंट्स में क्या होता है कि ये होता है फेज 1 2 3 4 5 6। मतलब एक तरफ हो गया प्रोडक्शन का, एक तरफ हो गया कंजम्पशन का। तो मुझे क्या करना है, सिंगल फेज है तो मुझे पहले वाले पे क्या होगा कि आप जब सीटी खरीदोगे तो सीटी में 2 वायर होता है, एक ब्लू होता है, एक व्हाइट होता है।
व्हाइट वाले वायर को ऊपर वाले टर्मिनल में लगाना होता है, ब्लू वाले वायर को नीचे वाले टर्मिनल में लगाना होता है। और ये जो स्लॉट है पहले प्रोडक्शन का स्लॉट होता है, फिर होता है कंजम्पशन का। ध्यान रखना, कभी भी उल्टा मत करना। पहला जो स्लॉट होता है वो प्रोडक्शन का होता है, सेकंड जो होता है कंजम्पशन का होता है। तो कंजम्पशन की जो वायर आएगी वो ब्लू वाला वायर नीचे कनेक्ट हो जाएगा चौथे नंबर पे, और व्हाइट वाला जो होगा वो चौथे नंबर के ऊपर वाले पॉइंट पे कनेक्ट हो जाएगा। सेम प्रोडक्शन की तरफ से जो सीटी का वायर आएगा ब्लू वाला, वो पहले पॉइंट पे जाएगा, और व्हाइट वाला जो होगा वो दूसरे वाले पे अपर वाले साइड पे जाएगा। सेम चीज अगर मैं 3 फेज की बात करता हूँ तो सेम हमें क्या होगा, न्यूट्रल आर वाई भी यहाँ पे मेंस का कनेक्ट करना है। उसके बाद प्रोडक्शन में जो भी हमारा आर फेज का होगा सीटी, उसका ब्लू और ब्लू और व्हाइट उसके अकॉर्डिंग कनेक्ट करना है। फिर वाई का, फिर बी का। सेम हमें कंजम्पशन की तरफ का भी इसी तरीके से हमें कनेक्शन करने हैं। ये कनेक्शन प्रॉपरली करने हैं। अगर ये कनेक्शन लूज हो जाते हैं तो हमारा सीटी जो है वो प्रॉपरली रीडिंग रिकॉर्ड करके हमारे एन फेज को नहीं दे पाएगा। सो हमें जब भी हम ये कनेक्शंस करते हैं, मेक श्योर कि कनेक्शंस प्रॉपरली होने चाहिए। उसके बाद लास्ट स्लाइड है हमारा, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा लेंथी वीडियो हो गया। सो आई विल ट्राई कि कुछ और चीजें रह जाएंगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। सो ये हम मॉनिटरिंग पोर्टल दिखा रहे हैं आपको। मॉनिटरिंग पोर्टल में क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम डिफरेंट डिफरेंट पैनल्स भी लगा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये लिखा हुआ है CS। CS का मतलब कैनेडियन सोलर। कैनेडियन सोलर का 325 वाट का पैनल लगा हुआ है ये सारा का सारा। उसके बाद अगर आप ये देखोगे 4 पैनल हमने कैनेडियन सोलर 350 वाट के लगाए हुए हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो कैनेडियन सोलर 360 वाट का एक पैनल लगा हुआ है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो कैनेडियन सोलर 345 वाट का लगा हुआ है। फिर हमने इसमें कुछ रिन्यूसेस के भी पैनल लगाए हुए हैं। ये मैंने बड़ा करके जूम करके लिया है तो मे भी रिन्यूसेस का दिख नहीं रहा है, बट इसमें मेरे रिन्यूसेस के भी पैनल लगे हुए हैं, अलग अलग ब्रांड्स के पैनल लगे हुए हैं। अब मैं दिखाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि इसमें हर एक पैनल का जो जनरेशन है वो अलग अलग होता है। अगर मैं नॉर्मली स्ट्रिंग इन्वर्टर्स में अगर मैं लगा देता, जैसे मैं इसकी कंडीशन बात कर लेता हूँ 6 पैनल्स की। इस 6 पैनल में सबसे कम जनरेशन दे रहा है मेरा 226 वाट आवर। सबसे ज्यादा जनरेशन मिल रहा है मेरे को 245। अगर मैं ये सेम पैनल्स को एक स्ट्रिंग में डाल देता, स्ट्रिंग इन्वर्टर के साथ, तो क्या होता है, सबके सब पैनल जो है वो 226 से ऊपर जनरेट करते ही नहीं। क्योंकि वहां पे क्या होता है कि मॉड्यूल मिसमैच जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है। मॉड्यूल मिसमैच की वजह से जो लोअर परफॉर्मिंग पैनल है वही डिसाइड करता है उसकी स्ट्रिंग। सो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो कि हर एक पैनल का जनरेशन अलग अलग है। हर इवन अगर उनका वॉटेज, उनका बैच सेम है तो भी। अब मैं सेम चीज अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे तो कैनेडियन 325 वाट का पैनल है, और सेम एक कैनेडियन 325 वाट का ब्रांच हमने यहाँ भी लगाया है। यहाँ पे 4 पैनल लगे हुए हैं, यहाँ पे एक पैनल लगा हुआ है। एंड ये कैनेडियन 325 वाट का जो पैनल है ना, ये डैमेज्ड पैनल है बेसिकली। इसका जनरेशन जो है ना वो प्रॉपर नहीं आता है, बट हमने इसमें लगा के लगाया हुआ है। तो अब है क्या कि अगर आप यहाँ पे देखोगे 325 वाट का पैनल जो है उसका जनरेशन मिल रहा है 237 वाट, या 200, 237, 241, 240 के अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे मिल रहा है 166। सेम पैनल है, प्रॉब्लम है कुछ पैनल में, इसकी वजह से इसका जनरेशन जो है वो क्या है, वो कम है जनरेशन। तो एनफीएज इन्वर्टर्स लगाने के बाद अगर किसी पैनल में प्रॉब्लम है तो ही आप बता सकते हो, तो ही आप रिप्लेसमेंट ले सकते हो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर से। अगर आपको पता ही नहीं है कि पैनल में एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, देन यू आर नॉट एबल, कि आप क्लेम ही नहीं कर सकते हो किसी भी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर को। और जो आप 25 साल की वारंटी लेके बैठे हुए हो पैनल्स की, वो आपके लिए यूजलेस है। कोई फायदा नहीं है 25 साल की लेने की, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कौन सा पैनल क्या जनरेट कर रहा है। तो एनफेज में जो पैनल लेवल मॉनिटरिंग का फीचर है बहुत ही अच्छा फीचर है। इसमें ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के टाइम पे अगर कोई प्रोजेक्ट लगाते हो, किसी पैनल में पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ गया, कोई इन्वर्टर नहीं चल रहा है, आप एक एक पैनल देख सकते हो। तो क्या होगा कि जब आप जाओगे मेंटेनेंस के टाइम पे, आपको टाइम नहीं लगेगा प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में। इजिली आप प्रॉब्लम को देख लोगे और सीधे आप वहीं पे जाके उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। तो ये एडवांस फीचर्स की वजह से माइक्रो इन्वर्टर्स को आप अपने घर पे भी यूज कर सकते हो, लगा सकते हो। और ये मेरा आज का वीडियो था, एंड इसको आगे अभी हम कंटिन्यू भी करेंगे। कुछ और भी इसमें वास्ट चीजें हैं, बहुत सारे हैं। मॉनिटरिंग पोर्टल कैसे चलाना होता है, कैसे और भी चीजें हैं, लेआउट कैसे क्रिएट करना, बहुत सारी चीजें हैं। सो 1 बाय 1 आगे और भी वीडियोस आएंगी, उसमें हम डिस्कस। होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे लाते रहेंगे। हम इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, सो दैट कि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी जा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।